नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी सीजेआई सूर्यकांत के बयान पर छिड़े विवाद की, बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी की, देखेंगे नीट मामले में कैसे कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, तमिलनाडु की विजय सरकार में किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग, जानेंगे मध्य प्रदेश में आरजीपीवी यूनिवर्सिटी को लेकर क्यों मचा बवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या पश्चिम एशिया में टूटने वाला है सीज फायर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं के लिए अब 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य, 1 जुलाई 2026 से लागू होगा नियम। नोएडा प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा वो मजदूर है, आतंकवादी नहीं। गिरफ्तार आदित्य आनंद और रुपेश रॉय को 18 मई को कोर्ट में पेश करने का दिया निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर शायराना अंदाज में कसा तंज, लिखा जब हुक्मरानों की बुरी नजर रहती हो केवल बुराई पर, ऐसे में हमारी बात हो बस लोगों की अच्छाई भलाई पर। बिहार की एनडीए सरकार पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा राज्य में चरम पर है डबल इंजन की अव्यवस्था। बताया जीविका दीदी की रसोई में गैस सिलेंडर न होने से प्रसूता महिलाओं को नहीं मिल पा रहा भोजन। सपा नेता आजम खान को झटका, विवादित बयान मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माना दोषी, 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सीजेआई सूर्यकांत अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल बीते दिन उन्होंने एक सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं को पैरासाइट और कॉकरोच करार दिया था। इस पर विपक्षी नेताओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विवाद बढ़ता देख अब अपने बयान पर सीजेआई ने प्रतिक्रिया भी दी है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ कहा है सीजेआई ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान ने देश के सियासी और सामाजिक हलकों में बवाल खड़ा कर दिया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान उनकी मौखिक टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हुआ। हालांकि विवाद बढ़ता देख अब सीजेआई की सफाई भी सामने आ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों के नामांकन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायपालिका पर सोशल मीडिया और मीडिया में होने वाली आलोचनाओं पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कथित तौर पर कहा, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं। इस बयान पर विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीजेआई को खुला खत लिखकर इस भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया। मनोज झा ने लिखा, अमानवीकरण की भाषा, चाहे वो कॉकरोच हो या परजीवी, इतिहास में हमेशा असहिष्णुता की पहली शरण स्थली रही है। मिलॉर्ड, लोकतंत्र इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि संस्थाएं आलोचना को लोकतांत्रिक आवश्यकता मानती हैं, किसी प्रदूषण की तरह नहीं। उन्होंने आगे कहा कि देश का युवा आज पेपर लीक और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में उनकी मजबूरी को परजीविता कहना उनका मजाक उड़ाना है। मामला बढ़ता देख सीजेआई सूर्यकांत ने 24 घंटे के भीतर अपनी सफाई जारी की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे बार यानी कानूनी पेशे जैसे व्यवसायों में शामिल हो गए हैं। ये पूरी तरह से निराधार है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। अब सीजेआई के बयान के बाद ये मुद्दा यहीं थमता है या नहीं, ये देखना होगा। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी को लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने भी बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंची और उन्हें जीत भी हासिल हुई। और अब ममता की तरफ से शुवेंदु अधिकारी को बड़ी चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद भी ममता बनर्जी के तेवर बदले नहीं है। वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है। बीजेपी सरकार को उसके बुलडोजर एक्शन पर बैकफुट पर धकेल चुकी है और अब शुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट छीनने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दरअसल ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट भवानीपुर से हार गई थी। टीएमसी नेताओं की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो नंदीग्राम में होने वाले उपचुनाव को लड़े और विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि ममता को भवानीपुर से हटाने वाले शुवेंदु 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, भवानीपुर और नंदीग्राम, जिसमें से उन्होंने नंदीग्राम की सीट छोड़ दी है।
यहां से पीएम मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल के उतरने की चर्चा भी सामने आई है, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि टीएमसी उपचुनाव में ममता बनर्जी को खड़ा करेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम संघर्ष ने ही ममता बनर्जी को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया था। 2007 में वाम मोर्चा सरकार ने नंदीग्राम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ और केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन का जबरन अधिग्रहण करने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी ने इस किसान विरोधी कदम का पुरजोर विरोध किया और भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के बैनर तले राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा किया। नंदीग्राम और सिंगुर के किसान आंदोलनों ने ममता को मां माटी मानुष का लोकप्रिय राजनीतिक नारा दिया। इसकी बदौलत 2011 में उनकी पार्टी टीएमसी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और वामपंथी शासन को हटाकर ममता सरकार बनी थी। और अब अगर ममता नंदीग्राम सीट जीत लेती है तो शुवेंदु अधिकारी की सरकार दबाव में आ जाएगी, वहीं टीएमसी जोश में होगी। वैसे भी जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में डर और गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो बड़े बदलाव का संकेत अभी से देने लगा है। बीते दिनों कोलकाता और आसनसोल में नमाज को लेकर जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी। आसनसोल में तो हिंसा भी हुई। पूरे राज्य से इस तरह के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में ममता अगर नंदीग्राम से उतरती हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़े संकट के संकेत होंगे। ममता बनर्जी विधानसभा में वापसी की तैयारी में दिखाई दे रही है, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, जो पहले से ही नीट मामले को लेकर बुरी तरह घिरी हुई है। नीट एग्जाम में पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ छात्र संगठन और विपक्ष सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा हमला बोला है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 मई को हुआ नीट एग्जाम लीक होने के बाद कैंसिल कर दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। देश भर से छात्र संगठन के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए का सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है। ऐसे में छात्र संगठन NSUI ने दिल्ली में एनटीए दफ्तर का घेराव करते हुए एजेंसी को बैन कराने की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग यानी नेशनल यूथ कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सीधा मोदी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हल्ला बोला और उनके इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि डॉक्टर बनने का सपना देख रहे लाखों स्टूडेंट परीक्षा लीक और अधूरी की खबर सुनकर बेहद हताश हो गए। कई बच्चों ने तो खुद की जान भी ले ली, जिसने मामले को और भड़का दिया। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि किसी ने बचपन से सपना देखा, किसी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सालों तैयारियां की, लेकिन मोदी सरकार की भ्रष्ट और निकम्मी व्यवस्था ने उनके सपनों को रौंद दिया। मोदी राज में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। 9 करोड़ से ज्यादा छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। बेरोजगारी की आग पहले ही युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। भाजपा संरक्षित पेपर लीक माफिया सरकार के निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं इस मामले में यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनटीए को उसके वर्तमान स्वरूप में भंग करने की मांग की। एनटीए के खिलाफ ये दूसरी याचिका है। पेपर लीक मामले की जांच में जुटी सीबीआई अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की जांच जारी है। इस पूरे मामले में बायोलॉजी के एक टीचर भी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जनता के बढ़ते आक्रोश और विपक्ष के रुख से साफ है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। नीट मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो चर्चा तमिलनाडु सरकार में विभागों के बंटवारे को लेकर भी गरमाई हुई है। सीएम विजय ने अपने 9 सदस्यीय कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया है। अपने पास उन्होंने कई अहम मंत्रालय रखे हैं और इन सब के बीच कैबिनेट में कांग्रेस के भी शामिल होने की खबर सामने आई है। तो किस मंत्री को मिली है कौन सी जिम्मेदारी और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस नए कैबिनेट में सीएम विजय ने सबसे ज्यादा और अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। सबसे पहले सीएम विजय की बात करें तो ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि वो अपने पास गृह मंत्रालय जरूर रखेंगे और ऐसा हुआ भी। उन्होंने अपने पास गृह मंत्रालय के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग भी रखा हुआ है। इसके अलावा जो विभाग किसी और मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो भी सीएम विजय ही संभालेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा उनके 9 सदस्यीय मंत्रिमंडल में अन्य मंत्रियों को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एन आनंद को ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। आधार अर्जुना को लोक निर्माण एवं खेल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। डॉक्टर केजी अरुण राज के पास स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्रालय है। वहीं के ए सोंगेट्टयन के पास वित्त मंत्रालय, पी वेंकट रामनन के पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय है। वहीं आर निर्मल कुमार के पास ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्रालय। राजमोहन को स्कूली शिक्षा, तमिल विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर टी के प्रभु के पास
प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय है, वहीं सेल्वी एस कीर्तना के पास उद्योग मंत्रालय है। इसका दूसरा और सबसे दिलचस्प पहलू है कांग्रेस पार्टी की एंट्री। तमिलनाडु की सत्ता में कांग्रेस के लिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। साल 1967 के बाद यानी पूरे 59 साल बाद कांग्रेस तमिलनाडु सरकार में हिस्सेदार बनने जा रही है और ये काम अगले कैबिनेट विस्तार में किया जाएगा। कांग्रेस से 2 से 3 विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद की रेस में ये नाम सबसे आगे है। राजेश कुमार, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, पी विश्वनाथन, प्रमुख दलित नेता जिन्होंने सामान्य सीट से चुनाव जीता, और थारहाई कुथभट, जो कि कोलाचेल से विधायक हैं। अगर महिला प्रतिनिधित्व पर जोर रहा तो इन्हें मौका जरूर मिल सकता है। अब तमिलनाडु में मंत्रियों को विभाग तो मिल गए हैं, लेकिन अब इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी होती है ये देखना होगा। तमिलनाडु कैबिनेट में कांग्रेस की एंट्री की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के फैसले सवालों के घेरे में आ गए हैं। विपक्ष तो हमेशा से ही बीजेपी पर इतिहास मिटाने का आरोप लगाता आया है और अब मोहन सरकार के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के ऐलान ने इन आरोपों पर मुहर लगा दी, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदलने और इसे 3 हिस्से में बांटने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत मध्य भारत, मालवा, महाकौशल में अलग अलग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार पर बुरी तरह से भड़क गई है और उसने राज्य सरकार पर इतिहास मिटाने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोहन सरकार राजनीतिक द्वेषता के नए अध्याय लिख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम को प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हटाने की प्रक्रिया किसी साजिश से कम नहीं है। अपनी छोटी मानसिकता और घटिया राजनीति में विकास से दूर केवल दुर्भावना पूर्वक काम किया जा रहा है। देश भर में बड़े बड़े विश्वविद्यालय संचालित हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ राजीव गांधी के नाम से दुर्भावना के चलते इसे 3 भागों में तोड़कर नाम हटाना चाहती है। तो वहीं सरकार के फैसले से नाराज राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, भोपाल की आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का नाम बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि भाजपा की वही पुरानी राजनीति है। काम करो कम, नाम बदलो ज्यादा। सवाल ये है कि आखिर भाजपा को राजीव गांधी जी से इतनी परेशानी क्यों है? क्या इसलिए कि देश के डिजिटल और तकनीक भारत की बुनियाद कांग्रेस सरकारों ने रखी थी? क्या इसलिए कि आज आईटी और टेक्नोलॉजी इंडिया पर भाजपा श्रेय लेने की कोशिश करती है? उसकी शुरुआत राजीव गांधी के विजन से हुई थी। विपक्ष के हमले के बाद सियासत गरमाई हुई है और बीजेपी में खलबली मच गई है। बता दें, आरजीपीवी की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने साल 1998 के मध्य प्रदेश विधानसभा अधिनियम 13 1998 के तहत की थी। इस विश्वविद्यालय से मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज को मान्यता दी जाती है। बीजेपी पर देश के इतिहास से राजीव गांधी का नाम मिटाने की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं, यानी बीजेपी सरकार अपने फैसलों पर बुरी तरह घिर गई है। उधर पीएम मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर है। पीएम मोदी का यूएई से शुरू हुआ दौरा अब नीदरलैंड पहुंच चुका है। यहाँ पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और काफी कुछ कहा। तो क्या कुछ खास है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर है। यूएई से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की थी, जहां 15 मई को वो यूएई पहुंचे थे और अब उनकी यात्रा अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। तय शेड्यूल के हिसाब से पीएम मोदी नीदरलैंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। युद्ध और ऊर्जा संकट को उन्होंने मानवता के आगे सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। इस दौरान उन्होंने नीदरलैंड और भारत के बीच संबंधों को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने भारत और नीदरलैंड की दोस्ती को कमल और ट्यूलिप जैसा बताया। पीएम मोदी ने कहा, जैसे नीदरलैंड पूरी दुनिया में ट्यूलिप फूलों के लिए मशहूर है, वैसे ही भारत कमल के लिए जाना जाता है। कमल और ट्यूलिप दोनों हमें एक खास सीख देते हैं, चाहे जड़ें पानी में हो या मिट्टी में। असली ताकत और खूबसूरती अपनी जड़ों से ही मिलती है। भारत और नीदरलैंड के संबंध भी इसी तरह मजबूत हैं और दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि 6 दिनों के लिए पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का ये दूसरा दिन रहा और अब उनका अगला दौरा स्वीडन का है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 15 मई को पीएम मोदी का शुरू हुआ दौरा यूएई और नीदरलैंड के बाद स्वीडन पहुंचेगा और उसके बाद पीएम मोदी नॉर्वे का दौरा करेंगे और इस दौरे का अंतिम पड़ाव इटली होगा। पीएम मोदी का यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। बीते दिन भी जब मोदी यूएई गए तब दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए थे। और अब बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे पश्चिम एशिया में जंग की आहट की। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते अब पूरी तरह बंद नजर आ रहे हैं। अगले हफ्ते ही दोनों देशों में फिर जंग का मोर्चा खुल सकता है। इस बार ये खुलासा अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ईरान की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है।
तो क्या टूटने वाला है सीज फायर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में शांति भंग होने वाली है। अब कभी भी अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ सकती है, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में जबरदस्त सैन्य हलचल देखी जा रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि अगले सप्ताह ये जंग शुरू हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की लगातार इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। उन ठिकानों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिस पर सबसे पहले हमला किया जाएगा। इस लिस्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्लांट, मिसाइल फैक्ट्रियां, सैन्य अड्डे और कमांड सेंटर शामिल हो सकते हैं। यानी एक बार फिर पश्चिम एशिया में जबरदस्त तबाही मचने वाली है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे से लौटे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान वो ईरान मुद्दे पर उनका समर्थन हासिल कर लेंगे। और जिस तरह ट्रंप जिनपिंग की हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दिए, उससे साफ है कि उन्होंने कोशिश भी पूरी की, लेकिन चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। चीन ने साफ कहा कि ये जंग तो शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने बातचीत के जरिए हल निकालने की सलाह दी। उनका कहना है कि ईरान की स्थिति पर चीन का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। इस संघर्ष ने ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों के लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हम चल रहे युद्ध विराम प्रयासों का स्वागत करते हैं और ये भी मानते हैं कि बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उधर ईरान ने भी साफ चेतावनी दी कि अगर इस बार जंग शुरू हुई तो ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अमेरिका हार नहीं जाता। संयुक्त राष्ट्र ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए सैन्य ताकत के इस्तेमाल की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को लेकर भी उसने अपना रुख साफ कर दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अगर वॉशिंगटन एक नया सैन्य तनाव पैदा करता है तो अमेरिका समर्थित मसौदा प्रस्ताव का सह प्रयोजक बनने वाला कोई भी देश तनाव बढ़ने की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी साझा करेगा। यानी अमेरिका के साथ जाने वाला हर देश ईरान के निशाने पर होगा। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने अमेरिकी हमलों के खिलाफ नैतिक रुख अपनाने के लिए वेटिकन के पॉप लियो 14 को धन्यवाद भी दिया। मौजूदा हालात में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।